In this section, we will be dealing with the topic that is regulation of gene expression. Now, regulation of gene expression is a very broad term and it occurs at various level. Regulation का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ को कंट्रोल वे में करवाना, कि अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो चीज़ एनहेंस्ड करवा रहे हो और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कम कर रहे हो। जैसे आप अगर एक फ़ैन का रेगुलेटर ही देखो, रेगुलेटर आप यूज़ करते हो, आपको गर्मी लगती है तो आप फ़ैन को फास्ट कर लेते हो और ठंड लगती है तो फ़ैन को स्लो कर लेते हो। तो रेगुलेटर का यही फंक्शन होता है ना, रेगुलेट करता है वो फ़ैन की स्पीड को। तो उसी तरीके से यहाँ हम बात कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के बारे में, कि अगर हमें किसी जीन का एक्सप्रेशन करवाना है तो हम उसके एक्सप्रेशन को एनहांस कर देंगे, और अगर उसका एक्सप्रेशन हमें नहीं करवाना, उस जीन से हमें प्रोटीन को नहीं बनवाना, तो हम उसके एक्सप्रेशन को कम करवा देंगे। एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि इधर ऑन ऑफ वाला सिस्टम नहीं है। जैसे आप फ़ैन को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो, वैसे आप जीन के एक्सप्रेशन को टोटली ख़त्म नहीं कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते हो, और टोटली एकदम से ऑन भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब रेगुलेटर का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, रेगुलेटर का फंक्शन यहाँ परफॉर्म हो सकता है कि जीन के एक्सप्रेशन को एनहेंस करवा दिया या फिर जीन के एक्सप्रेशन को रिप्रेस करवा दिया, कम करवा दिया। ओके। और जब भी जीन का एक्सप्रेशन होता है तो उससे एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मतलब जीन का एक्सप्रेशन जब होगा तो एक प्रोटीन बनेगा, और उसको हम रेगुलेट करते हैं कई लेवल्स पे। यूकैरियोट्स के अंदर हम रेगुलेशन करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। मतलब मान लो कि आपने एक डीएनए से आरएनए को बनवा लिया, लेकिन अब वहाँ उस सेल में ये पता लगा कि इस आरएनए से प्रोटीन बनवाने की नीड नहीं है, तो क्या करवाया जाएगा, वहाँ पर रेगुलेशन करवा देंगे उस जीन एक्सप्रेशन की। उस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर देंगे, वहाँ पर रोक देंगे, आरएनए से आगे प्रोटीन नहीं बनने देंगे। फिर दूसरा रेगुलेशन प्रोसेसिंग लेवल पर किया जाता है। जब स्प्लाइसिंग होती है आरएनए की, जब एचएनआरएनए जो होता है हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, उससे जब हम मैच्योर आरएनए बनवाते हैं, मैच्योर एमआरएनए बनवाते हैं, मतलब स्प्लाइसिंग करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं, अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनवाना ही नहीं है तो फिर उस प्रोसेसिंग लेवल पर ही रेगुलेट कर देंगे जीन को। क्या करेंगे, प्रोसेसिंग रुकवा देंगे। प्रोसेसिंग रुक गई, मैच्योर एमआरएनए नहीं बना तो वो न्यूक्लियस से ही नहीं बाहर निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो फिर प्रोटीन भी नहीं बनेगा। फिर एमआरएनए के ट्रांसपोर्ट को भी रोक सकते हैं, उसको न्यूक्लियस से ही बाहर ना निकलने दो, साइटोप्लाज्म में आने ही ना दो तो प्रोटीन नहीं बनेगा। इस तरीके से भी रेगुलेट कर सकते हैं। और लास्ट लेवल है ट्रांसलेशनल लेवल। मतलब जब ट्रांसलेशन हो रही है, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, उस लेवल पर आकर रेगुलेशन कर दो। तो ये 4 लेवल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और इन डिटेल लेवल्स होते हैं, आप हायर स्टडीज़ में पढ़ लोगे। तो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है कि जीन को एक्सप्रेस करवाना है या नहीं करवाना, मतलब नीड है या नहीं प्रोटीन बनवाने की। ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर, जैसे जो जीन्स होते हैं एक सेल के अंदर, वो एक्सप्रेस होते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया है। ओके, एक एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है इसको सिंथेसाइज करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। ओके, अब बैक्टीरिया क्या करता है, एक एंजाइम को बनवाता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है इसका फंक्शन होता है कि ये एक डाइसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस करवाता है। एक डाइसैकेराइड है जिसका नाम लैक्टोज है, लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करवाता है, मतलब लैक्टोज को तोड़ता है। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, वो एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है, लैक्टोज को तोड़ता है, तोड़कर क्या बनाता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है, और फिर बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बैक्टीरिया अपने अंदर एक ऐसा एंजाइम बनवाएगा जो लैक्टोज को तोड़ेगा, और लैक्टोज को तोड़ने के बाद क्या क्या मिलेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज।
अब बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को यूज़ कर लेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होना चाहिए ना, ये एंजाइम सिर्फ तभी बनना चाहिए जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। अब मान लो अगर बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज है ही नहीं, ओके, लैक्टोज है ही नहीं और लैक्टोज को वो यूज़ ही नहीं कर सकता एज अ एनर्जी सोर्स, तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की क्या रिक्वायरमेंट है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो फिर इसी वजह से अगर ज़रूरत ही नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, तो उसको क्यों बनवाया जाए, एनर्जी क्यों वेस्ट की जाए ई कोलाई की, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल टर्म्स में अगर हम जीन रेगुलेशन को समझें तो ये एक मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन है जो रेगुलेट करती हैं जीन्स के एक्सप्रेशन को। फिजियोलॉजिकल मतलब मान लो लैक्टोज है ही नहीं एनवायरनमेंट में, एनवायरमेंटल कंडीशन भी यही हुई, है ही नहीं जब बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवा कर क्या करेगा? जिसको तोड़ना है वो टूटने वाला ही नहीं है, तो तोड़ने वाला बनाकर क्या करेंगे? एप्पल काटना है हमें अगर नाइफ से, एप्पल ही नहीं है तो नाइफ का क्या यूज़ है? तो नाइफ का कोई यूज़ नहीं है ना, नाइफ क्यों बनवाएंगे हम? तो इसी तरीके से फिर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो उसको ना बनवाया जाए। ओके, सो जैसे इसका एक और एग्जांपल है जीन रेगुलेशन का, जो डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन होती है एम्ब्रियो के अंदर एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, ये भी कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन का ही रिजल्ट है। जैसे जब एक फीटस मदर की वूम में होता है तो उसके जो डिजिट्स होते हैं, मतलब हाथ और पैरों की जो उंगलियां होती हैं, वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम में हम देखते हैं एम्ब्रियो जब जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप करता है, वो फिंगर्स जो हैं वो फ्री होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे थे उन फिंगर्स के बीच में भी बनवा रहे थे स्किन को, वो जीन्स अब एक्सप्रेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नीड ही नहीं है यहाँ पे स्किन की। इधर स्किन की कोई नीड है क्या? नहीं है। तो धीरे धीरे वो डिजिट्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। उसी का एग्जाम्पल इन्होंने एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बताया। ओके, अब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जो कंट्रोल है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का, यही प्रीडोमिनेंट साइट है जीन एक्सप्रेशन की। तो प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन प्रीडोमिनेंटली कहाँ करवाया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन पे। मतलब ट्रांसक्रिप्शन अभी इनिशिएट भी नहीं होती, पहले ही जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करवा दिया जाता है। ओके, अब ये बात आपको पता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी एक गिवन प्रमोटर पे बड़ी ज़रूरी है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आकर बाइंड होता है, तभी आगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है प्रमोटर के ऊपर, उसी को ही रेगुलेट कर दिया जाता है। कैसे रेगुलेट किया जाता है? उस प्रमोटर के ऊपर इंट्रैक्शन करवा देते हैं कुछ और असेसरी प्रोटीन्स की, जो अफेक्ट करती हैं फिर आरएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी को कि वो स्टार्ट साइट को फिर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। आरएनए पॉलीमरेज की जगह प्रमोटर के ऊपर कुछ असेसरी प्रोटीन्स लगे हुए हैं और उन असेसरी प्रोटीन्स की वजह से आरएनए पॉलीमरेज पहचान ही नहीं पाएगा कि प्रमोटर रीजन कहाँ पर है। उसकी एबिलिटी जो है स्टार्ट साइट को रेगुलेट रिकॉग्नाइज करने की, वो अफेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं या जो असेसरी प्रोटीन्स हैं, इनको ये दो तरीके से काम करते हैं। ये पॉजिटिव मैनर में भी काम करते हैं, जब पॉजिटिवली एक्ट करेंगे तो इनको एक्टिवेटर कहा जाएगा, और अगर नेगेटिवली एक्ट करेंगे तो इनको रिप्रेसर कहा जाएगा। ओके, और जो प्रमोटर रीजन की असेसिबिलिटी है, कोई भी प्रोकैरियोटिक डीएनए अगर उसका जो प्रमोटर रीजन है उसकी जो एसेसिबिलिटी है उसी को रेगुलेट किया जाता है। मतलब अगर ये आपका इस तरीके से प्रोकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर प्रमोटर रीजन है, तो इस प्रमोटर रीजन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाए या ना कर पाए, इस प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज का असेस हो या ना हो, यही तरीका है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने का।
ठीक है। अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स मैंने आपको बताया, आरएनए पॉलीमरेज की जगह वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स लगे हुए होंगे। आरएनए पॉलीमरेज को जैसे यहाँ पर ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये लगा हुआ होगा और आरएनए पॉलीमरेज पहचान ही नहीं पाएगा कि ये प्रमोटर रीजन था ब्लू वाला, तो वो यहाँ ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही जो असेसिबिलिटी है प्रमोटर रीजन की प्रोकैरियोटिक डीएनए में, वो रेगुलेट की जाती है बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विथ सीक्वेंसेस टर्म्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इस असेसिबिलिटी को रेगुलेट करते हैं कुछ सीक्वेंसेस की हेल्प से। ये प्रोटीन्स इंटरैक्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के साथ और उन स्पेसिफिक सीक्वेंस को नाम दिया है ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर रीजन जो है वो हमेशा, जैसे ये एक आपका डीएनए है, ये अगर प्रमोटर है तो ऑपरेटर रीजन हमेशा प्रमोटर के एडजेसेंट प्रेजेंट होगा और इस ऑपरेटर के ऊपर क्या होगा, आकर एक प्रोटीन बाइंड हो जाएगा। ये प्रोटीन ऑपरेटर के ऊपर बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, प्रमोटर को भी छुपा दिया, और प्रमोटर अगर छुप गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर जाकर बाइंड नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपेरोन। ऑपेरोन हम अभी आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में ऑपरेटर रीजन एडजेसेंट प्रेजेंट होता है प्रमोटर के। ठीक है, और ऑपरेटर के ऊपर ही बाइंड करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन। अभी इसको रिप्रेसर क्यों कह रहे हैं, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो चीज़ रोकेगी ट्रांसक्रिप्शन होने से उसको रिप्रेसर कह देंगे, और जो पॉजिटिव मैनर में काम करेगी, बढ़ावा देगी, उसको एक्टिवेटर कह देंगे। तो रिप्रेसर जो है वो हमेशा बाइंड होता है ऑपरेटर पे। जैसे अब हम लैक ऑपरेटर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लैक ऑपरेटर प्रेजेंट होता है लैक ऑपेरोन में। ओके, और इसके रिप्रेसर को कहा जाता है लैक रिप्रेसर। तो लैक रिप्रेसर इंटरैक्ट करता है स्पेसिफिकली विद लैक ऑपरेटर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू लैक ऑपेरोन। लैक ऑपेरोन को डिस्कवर किया था फ्रांसिस जेकब और एक बायोकेमिस्ट थे जेक मोनोड, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लैक ऑपेरोन के लिए। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इल्यूसिडेट किया कि ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट भी किया जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ लैक ऑपेरोन का ये मतलब है, लैक का यहाँ मतलब है लैक्टोज। ओके, अब मैंने आपको मोनोसिस्टोनिक जीन और पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन तो बताए थे। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है, एक ही प्रमोटर प्रेजेंट होता है कई सारे जीन्स के लिए, और वो एक ही प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन करवाता है कई सारे जीन्स की। तो इसमें हम एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जहाँ लैक ऑपेरोन प्रेजेंट होता है। लैक का मतलब लैक्टोज है, और इधर एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है और उसको रेगुलेट करेगा एक कॉमन प्रमोटर। कॉमन प्रमोटर होगा और रेगुलेटरी जीन्स होंगे। ऐसे ही अरेंजमेंट को जो बैक्टीरिया में बहुत कॉमन है, इसी को कहा जाता है ऑपेरोन। ओके, ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर ये कई सारे जीन्स प्रेजेंट हो, एक कॉमन प्रमोटर हो, स्ट्रक्चरल जीन्स हो, रेगुलेटरी जीन्स हो, ऑपरेटर हो, ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं ऑपेरोन। और ये बैक्टीरिया में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं ऑपेरोन के, लैक ऑपेरोन ही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल हैं लाइक लैक ऑपेरोन है, ट्रिप्स है मतलब है ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन, एराबिडिनोज, हिस्टिडीन, वैलिन। बट आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ लैक ऑपेरोन है, तो हम सिर्फ लैक ऑपेरोन को ही पढ़ेंगे। अब देखो लैक ऑपेरोन, ऑपेरोन का सिंपल मतलब है कि अरेंजमेंट होना अलग अलग जीन्स की। एक कॉमन प्रमोटर होगा, पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होंगे, स्ट्रक्चरल जीन होंगे, ऑपरेटर जीन होगा, ठीक है, रिप्रेसर का भी जीन बनेगा। ओके, तो लैक ऑपेरोन के अंदर एक रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होता है। लैक ऑपेरोन कंसिस्ट्स ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, और उस वन रेगुलेटरी जीन को ही कहा जाता है आई जीन। आई का यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, मतलब आई का मतलब है यहाँ इनहिबिटर, मतलब कि ये जो रेगुलेटरी जीन है वो कैसा है, रिप्रेसर है, वो इनहिबिट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, तो इसीलिए उस जीन को आई जीन नाम दे दिया, इनहिबिटर जीन।
ओके, तो यहाँ रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर टाइप का है, नेगेटिवली वो एक्ट करेगा। और उसके अलावा 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं लैक ऑपेरोन में। एक कॉमन प्रमोटर होगा और 3 स्ट्रक्चरल जीन होंगे Z, Y एंड A। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो कि ये एक प्रमोटर रीजन है, ठीक है, और ये आपको ऑपरेटर सीक्वेंस दिखा रखी है एडजेसेंट टू प्रमोटर, और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है Z, Y एंड A, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है। इसके अलावा एक I जीन भी बना हुआ है, ठीक है। ये I जीन का अपना अलग से प्रमोटर है, I जीन का अपना अलग से प्रमोटर है। I जीन क्या करता है, वो रिप्रेसर का mRNA बनवाता है, फिर ये ऑरेंज कलर का रिप्रेसर बनवाएगा, और रिप्रेसर हमेशा कहाँ बाइंड होता है, ऑपरेटर के ऊपर। अभी पीछे ही आपको बताया था, तो रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। ओके, तो लैक ऑपेरोन में क्या क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है जिसको आई जीन कहा, 3 स्ट्रक्चरल जीन है Z, Y, A। अब आई जीन किसके लिए कोड करेगा, आई जीन कोड करेगा रिप्रेसर के लिए। लैक ऑपेरोन का जो रिप्रेसर है उसको कौन कोड करेगा, आई जीन। Z जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी ऊपर आपको जब बताया था ई कोलाई एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो हाइड्रोलाइसिस करता है लैक्टोज की और उसको तोड़ देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। Z जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो Z जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। उसके बाद Y जीन जो है वो बनाता है एक एंजाइम जिसका नाम है परमीएज। Y जीन एक एंजाइम बनाएगा परमीएज। अब देखो, ये अगर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के यहाँ बाहर सराउंडिंग में लैक्टोज प्रेजेंट है, ओके, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये पर्पल कलर का एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है। तो अब लैक्टोज बैक्टीरिया में अंदर आएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको तोड़ेगा। तो ये परमीएज क्या करता है, परमीएज ना, ओहो, जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और इसके आसपास यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है पिंक कलर का, अंदर ये ब्लू वाला एंजाइम प्रेजेंट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब लैक्टोज अंदर आएगा तभी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको तोड़ेगा, है ना। तो लैक्टोज को अंदर लाने के लिए इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये परमीएज क्या करता है, यहाँ ऐसे ग्रीन कलर जो है वो परमीएज है, ग्रीन कलर का परमीएज है, ये आकर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे लग जाता है और लैक्टोज को अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है। तो लैक्टोज अंदर आना शुरू हो जाता है। अब लैक्टोज अंदर आ जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको ईजिली तोड़ पाएगा। तो वाई जीन किसको कोड करता है, वाई जीन कोड करता है परमीएज को। परमीएज परमिएबिलिटी बढ़ा देता है सेल की, ठीक है, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो अब अंदर आ जाएगा लैक्टोज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको तोड़ देगा। और लास्ट में जो ए जीन होता है वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज को। अब देखो, कभी कभी जब लैक्टोज या ग्लूकोज बैक्टीरिया के अंदर आ रहे होते हैं तो हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी बैक्टीरिया में अंदर आ जाए, तो उस टॉक्सिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, बुक में मेंशन नहीं है, यू कैन राइट दिस कि ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिक मटेरियल को। तो ये सभी जीन प्रोडक्ट्स जो हैं लैक ऑपेरोन के, वो ग्लूकोज ये लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है। लैक्टोज तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक ये तीनों एंजाइम ना बने। ओके, मोस्टली ऑपेरोन्स में सभी के सभी जीन्स जो ऑपेरोन में प्रेजेंट हैं दे आर नीडेड टुगेदर, ये हमेशा एक साथ चाहिए फंक्शन करने के लिए, सेम या फिर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे में। ओके, और इसमें अब समझने वाली बात ये है कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होगा, इंड्यूसर मतलब जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाने की ज़रूरत नहीं है तो क्या होगा, आई जीन क्या करेगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा,
रिप्रेसर बनेगा और रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड होगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा, ओपेरोन को ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट हो, अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो, तो क्या होता है, ये लैक्टोज क्या करता है, ये लैक्टोज इस रिप्रेसर पर जाकर बाइंड हो जाता है। अगर ये रिप्रेसर पर जाकर बाइंड हो जाए लैक्टोज, तो फिर रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है। अगर रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा तो ये ऑपरेटर पर जाकर बाइंड नहीं हो सकेगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर पे बाइंड होगा और फिर ये सारी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनेगा, परमीएज भी बनेगा और ट्रांस एसिटाइलेज भी बनेगा। ओके, और इससे लैक्टोज जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर बनता रहेगा, ऑपरेटर पे बाइंड होता रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर लैक्टोज होगा तो लैक्टोज खुद आकर रिप्रेसर पे बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आकर बाइंड होगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ओके, नाउ लैक्टोज जो है वो एक सबस्ट्रेट है एंजाइम का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए ये सबस्ट्रेट है। ओके, और ये रेगुलेट करता है ओपेरोन को बाय स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ। यहाँ स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ का मतलब है कि वो एनहेंस कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को या फिर कम कर देता है, कंप्लीटली बंद नहीं होता। तो इसीलिए लैक्टोज को इंड्यूसर कह रहे हैं, मतलब ये बढ़ा भी सकता है ट्रांसक्रिप्शन के रेट को और घटा भी सकता है, इसलिए इसका नाम इंड्यूसर दिया है। तो अगर एक प्रेफर्ड कार्बन सोर्स एब्सेंट हो, जैसे ग्लूकोज है, अगर वो एब्सेंट हो और हम लैक्टोज को मीडियम के अंदर प्रोवाइड कर दें, तो लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज। यही बात अभी पीछे बताई कि परमीएज की हेल्प से लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सेल्स के अंदर। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे लैक्टोज इंड्यूस कर देगा ओपेरोन को इन द फॉलोइंग मैनर। जो रिप्रेसर बन रहा था ओपेरोन में वो सिंथेसाइज होता रहता है ऑल टाइम, वो कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता रहता है। तो रिप्रेसर जो है आपको पता है वो बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे और प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को ओपेरोन को ट्रांसक्राइब करवाने से। लेकिन अगर एक इंड्यूसर प्रेजेंट हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब लैक्टोज या एलोलैक्टोज भी एक टाइप का इंड्यूसर है, अगर ये प्रेजेंट हो तो रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और अब ये अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज को असेस टू द प्रमोटर और अब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। यही मैंने आपको ऊपर समझाया। ओके, बस ये बात याद रखनी है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर का काम ओपेरोन में नहीं कर सकते। ओके, और ये जिस तरीके की हमने लैक ओपेरोन की रेगुलेशन पढ़ी रिप्रेसर की हेल्प से, इसी को नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है, क्योंकि हम रोक रहे हैं ना ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो रोक रहे हैं, नेगेटिव इनहिबिट कर रहे हैं, तो नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाएगा। लैक ओपेरोन पॉजिटिव रेगुलेशन में भी होता है, इसके कंट्रोल में भी होता है, बट दिस वी यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस। ओके।